व्यक्ति व नागरिकों के सर्वांगीण विकास, जिसमें उसका नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास शामिल है, उसके इस विकास के लिए संविधान की ओर से प्रदान मूलाधिकार फंडामेंटल राइट्स के इस वीडियो लेक्चर, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 3 है, इस आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं अनुच्छेद 12 पर। नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, जीएस फैकल्टी, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है जीके विद ललित धानावत सर। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो अनुच्छेद 12 पर है, ये आईएएस, आरएएस और इंडिया के तमाम स्टेट्स के जो पीएससी एग्जाम्स हैं उसमें प्री एंड मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और राजस्थान का जो रीट का पेपर हो रहा है, एसएससी में जो पेपर होता है, उसके लिए भी यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि जो भी वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बनाऊंगा उसमें आपको किसी प्रकार के बुक्स को देखने की आवश्यकता शायद नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई बुक उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन हम हर टॉपिक पर यहाँ डिटेल से पूरी चर्चा करते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वीडियो लेक्चरर है एक तरीके हाथी के पाँव की तरह है। जैसे हाथी के पाँव में सभी के पाँव शामिल होते हैं, ऐसे ही इस वीडियो लेक्चर्स में तमाम एग्जाम्स की तैयारी आप इस टॉपिक पर कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, इसमें जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बाहर जाने की गुंजाइश ना के बराबर होती है। तो हम लोग जो वीडियो लेक्चर में आज जो बात कर रहे हैं अनुच्छेद 12 पर सिर्फ हम बात करेंगे, क्योंकि मूलाधिकार के लिए जो बात की मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार दोबारा कि मूलाधिकार जो संविधान में हमने लिए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 में मूलाधिकारों का उल्लेख है। इन मूलाधिकारों को न्यायपालिका के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। संरक्षण से अर्थ यह है कि राज्य की विधानमंडल या भारतीय संसद के द्वारा कोई विधि ऐसे निर्मित की जाती है जो इन मूलाधिकारों के से असंगत होती है, या इन मूलाधिकारों का वो हनन कर रही हो, अतिक्रमण कर रही हो, तो उसे शून्य कर दिया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। यानी कि मूलाधिकारों के एक संरक्षक, एक पहरेदार के रूप में है न्यायपालिका। मित्रों, अनुच्छेद 12 में जो दिया हुआ है वो है राज्य की परिभाषा। हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि राज्य की जो परिभाषा इस अनुच्छेद 12 में जो दी हुई है वो सिर्फ भाग 3 में जो राज्य शब्द का उल्लेख हुआ है यह इसे ही परिभाषित करती है। अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा, जो भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, मैं फिर आपसे बात कह रहा हूं कि सिर्फ इसे ही परिभाषित करती है। बाकी संविधान के अनुच्छेदों में जहां राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि उसका कोई संबंध यहां से नहीं है। राज्य की इस परिभाषा में हम आपको बताएं कि यहां जो शामिल किए हुए हैं वो है भारत सरकार व संसद, यानी इंडियन गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है वो, दूसरा राज्य सरकार व विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी यानी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज जो हैं वो इस राज्य की परिभाषा में शामिल किया हुआ है। भारत सरकार और राज्य सरकार इनके बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी भारत सरकार व संसद और राज्य सरकार व विधानमंडल के जो डिटेल से वीडियो लेक्चर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बनाएंगे, क्योंकि इनके बारे में आगे टॉपिक में आएगा। हम यहाँ जो चर्चा करेंगे वो स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। स्थानीय प्राधिकारी में ध्यान रखिए, लोकल जो अथॉरिटीज होती हैं उनमें जो शामिल होते हैं वो ऐसी संस्थाएं शामिल की जाती हैं जिन्हें कोई विधि या उपविधि या आदेश या अधिसूचना निर्माण करने और उसे जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब सवाल ये आता है कि स्थानीय प्राधिकारी में शामिल कौन कौन होते हैं। इसमें देखिए मित्रों कि नगर निगम, नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, जिलाधिकारी, ये सब इस स्थानीय प्राधिकारी के अंदर
लोकल अथॉरिटीज में शामिल होते हैं, क्योंकि इन्हें विधि या उपविधि बनाने का, उसके निर्माण का और उसे जारी करने का अधिकार पूरी तरह प्राप्त होता है। विधि की जो परिभाषा है वो संविधान में बहुत डिस्क्राइब तरीके से दी हुई है। मैं शॉर्ट में आपको यहाँ बता देता हूँ। विधि एक तरीके से कानून या लॉ जो है उसका निर्माण करने की शक्ति जिसके पास है, वो इस जो निकाय जो है स्थानीय प्राधिकारी के अंदर शामिल होते हैं। अब हमें यह विचारने बिंदु यह है कि इनकी स्थापना और इस प्रकार की शक्ति इनको देने के पीछे मंशा क्या है। देखिए, ध्यान दें आप, जैसे सपोज कीजिए कि जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे हमारे कुछ जिले में जो जमीन है उस जमीन पर अतिक्रमण कर लिया जाता है जनता के द्वारा, क्योंकि देखिए जनता जो होती है, राज्य की जो जनता है, उस जनता को जब अधिकार ज्यादा मिलने लगते हैं या ऐसी स्थिति बन जाती है कि लापरवाही यदि कोई होने लगती है कानून की तरफ से, तो जनता जो फ्री जमीन होती है उसके ऊपर अतिक्रमण करती है, जो कि जमीन वास्तव में सरकार की होती है। क्योंकि संपत्ति के अधिकार के तहत आप ये ध्यान रखना कि जमीन और जमीन के नीचे और ऊपर की जो खनिज संपदा है उस पर सरकार का हक है, न कि आम जनता का, यानी कि आम आदमी का। तो अब जब उस पर अतिक्रमण कर लिया जाता है तो उस अतिक्रमण को हटाने की जो जिम्मेदारी है कानून के तहत वो होती है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की, जैसे इसको यूआईटी हम लोग उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। नगर निगम के यदि क्षेत्र में आ रही है तो नगर निगम की होगी। किसी प्रकार का कोई कर लगाना है जो लोकल स्तर पर जो स्थानीय सरकार होती हैं, यदि उनको जो विकास देना है उसमें कर लगाने की जो शक्ति जिसके पास है और उसे कर प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऐसी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं इसके अंदर शामिल होती हैं। अब देखिए, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जिले का जो प्रशासन है या ग्राम पंचायत के स्तर पर कोई विकास का कार्य करना है तो उसके लिए कोई केंद्र सरकार तो आएगी नहीं, ना ही कोई देश का प्रधानमंत्री उसमें आकर के देखेगा कि यहाँ के लोग कितने भूखे हैं, यहाँ के लोग कितने जमीन विहीन हैं, या यहाँ के लोगों के पास कितना रोजगार नहीं है। ये सारी जो जिम्मेदारी होती है वो लोकल अथॉरिटीज की होती है, यानी कि जो जैसे नगर निगम हो गया, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, यहाँ स्थानीय स्तर पर विकास की जिम्मेदारी इनको होती है और इनके पास एक शक्ति होती है जो इनकी सीमाओं में होती है कि वो एक कानून का निर्माण कर सकती हैं और उसको लागू कर सकती हैं और जनता से जनता उस कानून को फॉलो करें, इसके लिए जनता को प्रेरित वो कर सकती हैं। यदि उन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो आप ध्यान रखना कि ये बकायदा उसके लिए दंडित भी कर सकती है जनता को, दंड का प्रावधान भी इनके पास इनके द्वारा बनाए कानूनों में होता है। तो ये स्थानीय प्राधिकारी के बारे में मैंने आपको यहां पर बताया। नेक्स्ट है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारियों में ध्यान रखना, न्यायालय की ओर से जो परिभाषा दी हुई है उसमें शामिल है कि संविधान या परिसीमन द्वारा स्थापित जो संस्थाएं हैं वो सरकार द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान, सरकारी कार्यों का निष्पादन करने वाले संस्थान और सरकारी नियंत्रण के अधीन आने वाले जो निकाय हैं वो अन्य प्राधिकारी यानी कि अदर अथॉरिटीज में शामिल हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि न्यायालय की ओर से जो परिभाषा इसमें जो दी है उसमें यह कहा गया है कि ये फिक्स नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए, इसमें चेंज हो सकता है, इन्हें आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा किया जा सकता है। अब इस अन्य प्राधिकारियों में जो शामिल होते हैं वो शामिल होते हैं देवासन बोर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सोसाइटी जिनका कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1911 के तहत गठन किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय व राज्य के विश्वविद्यालय और भारतीय खाद्य निगम, ये सब जो शामिल होते हैं वो अन्य प्राधिकारियों में शामिल होते हैं। इनको अपनी एक शक्ति बनाने और उसके शक्ति बनाने के साथ साथ उसको जनता के द्वारा फॉलो करवाने, उसको लागू करने का अधिकार इनके पास होता है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या करता है कि जनता को बिजली उपलब्ध कराता है, उसके लिए बाकायदा वो बिल देता है और बिल के द्वारा वो राशि जो है प्राप्त करता है। यदि कोई
लोकल पर्सन किसी अवैध रूप से जम्फर डाल के या तार डाल करके और बिजली लेता है, तो ये आपने देखा होगा कि बिजली विभाग उसके उस पर जो दंड स्वरूप एक राशि जो है वो उस पर लागू करता है, उसे दंड के स्वरूप में एक राशि उसे वसूल करता है और उसके कनेक्शन को काटा जाता है। तो ये जो पावर है, ये पावर किसके पास है? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास है। तो ये ऐसा नहीं है कि अब किसी ने जंपर डाल दिया, अब उसके लिए सब देश का प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार से कोई आयोग आएगा और वो उसके ऊपर क्या होगा कि वो नियम लागू करेंगे, ऐसा नहीं है। इन्हें क्या है कि इस प्रकार का पावर दे दिया जाता है ताकि स्थानीय स्तर पर भी विकास हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि केंद्र से और लोकल जो हमारी लोकल बॉडीज हैं, यानी स्थानीय से गांव-गांव तक जो विकास होता है वो एक पूरे चैन के माध्यम से होता है, जिसमें जैसे केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार चलती है, राज्य स्तर पर राज्य सरकार चलती है और स्थानीय स्तर पर लोकल हमारी जो गवर्नमेंट होती हैं, जिसमें नगर निगम और ग्राम पंचायत जो होती हैं वो इसके अंदर शामिल होती हैं। तो आपको ये खास तौर पे ध्यान रखना है कि विशेष रूप से कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा है, वह परिभाषा उसमें राज्य में जो शो कर रही है वो सिर्फ भाग 3 को ही, भाग 3 में जो राज्य शब्द है वो अनुच्छेद उसको परिभाषित कर रहा है और इसका संबंध संविधान के अन्य अनुच्छेद में जो राज्य शब्द कहीं भी यदि आता है तो उससे उसका सीधा संबंध नहीं होगा। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको जानकारी अनुच्छेद 12 पर रही है। हम इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो जानकारी लेंगे वो 13, फिर जो 6 मौलिक अधिकार हमारे हैं उन मौलिक अधिकारों में हम डिटेल से जानकारी लेंगे। आप ध्यान रखिए, जो वादा हमने आपसे किया, जो प्रॉमिस मैंने आपसे किया कि आपको हर वीडियो लेक्चर के साथ टॉपिक तो आपको याद होगा, लेकिन आप कुछ नया सीखेंगे और कुछ नहीं बहुत कुछ नया सीखेंगे। आज का जो कंपटीशन में जो दौर बदल चुका है, जो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का बदल दिया गया है, उसी के आधार पर हम लोग हमारी तैयारियां करेंगे और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हुए हमें चलना है। हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसे विद्यार्थी जो इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी का बटन है वो आपको दबाना है, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को आप पहले से ही जानते हैं, ताकि आने वाला जो कोई नया जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑलरेडी मिल सके और आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अपने जो साथी हैं, जो मित्र हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन की स्थिति में उनकी पढ़ाई बाधित ना हो और वो भी इसका लाभ ले सकें। अन्य वीडियो लेक्चर के साथ हम आपसे जल्दी मिलते हैं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।